नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर एनसीईआरटी 11th का ये तीसरा यूनिट है। चूँकि इससे पहले हम लोग 2 यूनिट पढ़ चुके हैं और वो भी सभी के सभी क्लास लगभग अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। चूँकि इससे पहले यूनिट 2 हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें 13 जो वीडियो हैं वो क्लास 11th का जो सेकेंड यूनिट अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में था। फिर उसके बाद कुछ वीडियो हैं जो इंग्लिश के हैं। तो जस्ट इसके बाद हम लोग आज यहाँ क्लास 11th का एनसीईआरटी यूनिट 10 जो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, अर्थात तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणों में आवर्तता। यहाँ जो एक टाइटल दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसका मतलब होता है तत्वों का वर्गीकरण तथा उसके गुणों में आवर्तता। तो पहले हम लोग यहाँ तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, एलिमेंट की संख्या कितनी है, आखिर ऐसी कौन सी बात सामने आई जिसके तहत इन सभी तत्वों को वर्गीकरण किया गया। फिर हम लोग जानेंगे कि उन तत्वों के गुणों में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं। पहले हम लोग इसके थोड़ा इतिहास के बारे में जान ले कि आखिर तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसी कौन सी कारण उत्पन्न हुआ जिसके कारण इन तत्वों को अलग अलग वर्गों में और आवर्तों में बांटना पड़ा। चूँकि पिछले समय में जितने तत्व मौजूद थे और आज भी जितने तत्व मौजूद है उन सभी को वर्गीकरण करना इतना आसान काम नहीं था। आज जो हम लोग आवर्त सारणी का अध्ययन करते हैं, चाहे वो मेंडलीव का आवर्त सारणी हो या फिर वो आधुनिक आवर्त सारणी हो, चूँकि मेंडलीव की आवर्त सारणी का ही वो सुधरा हुआ जो रूप है वो आधुनिक आवर्त सारणी है। उसमें बहुत कम का ही अंतर होता है। इसमें एक में एटॉमिक वेट के आधार पर है तो इसमें एक में एटॉमिक नंबर के आधार पर है, जिसके आधार पर उसमें उपवर्ग और उपवर्ग बी का स्थान अलग अलग हो गया है। इन सभी चीज़ों को जानने से पहले थोड़ा हम लोग पीछे चल करके देखते हैं कि शुरू में कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपना अपना प्रयास किया तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। तत्वों के वर्गीकरण का इतिहास ये रहा है कि आज जो हम लोग आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करते हैं उसका निर्माण करना इतना आसान नहीं था। उस टेबल को निर्माण करने में 100 से 125 वर्ष लग गया है और इस 100 से 125 वर्ष के अंदर उसमें सैकड़ों वैज्ञानिक आए और सैकड़ों वैज्ञानिक गए जिन्होंने अपना प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो इसमें असफल हो गए, तत्वों के वर्गीकरण नहीं कर पाए। लेकिन इसमें कुछ नाम आते हैं जिन्होंने शुरू में कुछ प्रयास किए, उसके आधार पर फिर आगे का क्लासिफिकेशन का रास्ता क्लियर हुआ, जिसमें कुछ नाम हैं जिसमें है लेवॉइजर का वर्गीकरण है, उसके बाद डेब्रोनर का क्लासिफिकेशन है या डेब्रोनर के ट्रायड का नियम उसे कहा जाता है। फिर उसके बाद है न्यूलैंड का वर्गीकरण या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फिर उसके बाद आता है मेंडलीव का वर्गीकरण। फिर उसके बाद आता है मोसले का। तो हम शुरू में किए गए प्रयास के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर वैज्ञानिकों ने कैसे प्रयास किया तत्वों के वर्गीकरण के लिए। फिर इससे पहले हम लोग 2 मिनट थोड़ा समय देकर ये जान लें कि आखिर हमें इस तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। केवल यहाँ तत्व ही नहीं बल्कि इस दुनिया में जितने भी चीज़ है उस सब को वर्गीकरण किया गया है, चाहे वो कोई सजीव हो या निर्जीव हो या कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर वर्गीकरण की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, किसी भी चीज़ को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों होती है, ये पहले हम जान लें। यहाँ तत्व की संख्या अधिक संख्या में है तो इसको भी वर्गीकरण करने की आवश्यकता हुई। ऐसा वर्गीकरण इसलिए किया जाता है कि किसी भी चीज़ के बारे में हमें सही ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे अलग अलग भागों में बांटना जरूरी हो जाता है। या अगर हम तत्व की बात करें, अगर हम 2, 4, 10 तत्व की बात करते हैं तो उसके गुणों में अंतर, भिन्नताएं, समानताएं, कौन किससे अभिक्रिया करके क्या देता है, उसका भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, इस सब का अगर हम अध्ययन करते हैं तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो इस तरह से
हम अगर 25 एलिमेंट का अध्ययन करेंगे तो और लंबा समय लगेगा, और 50 का अध्ययन करेंगे तो और अधिक लंबा समय लग जाएगा, और इतना लंबा समय लगता है जिसमें एक व्यक्ति पूरे अपने जीवन काल में भी अध्ययन नहीं कर सकता है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कम समय में कैसे इन सारे तत्वों के बारे में अध्ययन कर लिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी, और आज सभी तत्वों को विभिन्न वर्गों में और आवर्तों में बांट दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी वर्ग में हम अगर 6-7 एलिमेंट को अगर हम रखते हैं तो उसका सभी का गुण लगभग समान होगा। तो इस तरह से अगर हम उसका एक एलिमेंट का गुण का अध्ययन कर लेते हैं तो हमको सभी एलिमेंट का गुण का अध्ययन मालूम हो जाता है। इस तरह से अगर हम 10 का अध्ययन कर लेंगे तो हमको 50 का अध्ययन मालूम चल जाता है। तो इसी बात को आसान बनाने के लिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया। तो जिसमें शुरू में वर्गीकरण के लिए कुछ प्रयास किए गए, जिसमें हैं अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में शुरू में किए गए प्रयास। हमने पहले ही बताया कि तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए सैकड़ों वैज्ञानिक आए और असफल हुए और चले गए, जिसमें कुछ प्रमुख नाम हैं जो यहाँ बताया जाए करके वो जानना जरूरी है इससे पहले। तो इसमें पहला आता है आपको लेवाइजर्स क्लासिफिकेशन, फिर इसमें दूसरा आ जाता है डोबरेनर्स क्लासिफिकेशन, या इसको हम कह सकते हैं डोबरेनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। फिर इसमें तीसरा आ जाता है न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन, या इसको हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कह सकते हैं। तो ये शुरू में ये 3 प्रयास किए गए। इसके बाद आता है मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन, और फिर आधुनिक आवर्त सारणी जो है जे हेनरी मोसलेप के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले यहाँ कहता है अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में शुरू में क्या प्रयास किए गए। ये 3 वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने अपना अपना मत दिया, विचार दिया, तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में एक रास्ता को अपनाया, और उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आधुनिक वैज्ञानिकों ने उसे अलग अलग वर्गों में आवर्तों में वर्गीकृत किया। इसलिए जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि रास्ता इन्होंने ही दिखाया था तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में, और इन तीनों से पहले सैकड़ों वैज्ञानिक आकर के चले गए थे। तो यहाँ पहला कहता है लेवाइजर्स क्लासिफिकेशन, यानी लेवाइजर का वर्गीकरण। ये लेवाइजर ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने समय तक जितने तत्व मौजूद थे उन सभी तत्वों को धातु और अधातु के ग्रुप में उन्होंने वर्गीकृत किया। कुछ भौतिक गुणों के आधार पर, जैसे मैलिएबिलिटी है, लस्चर है, इस सभी के आधार पर उन्होंने जो उस समय तक ज्ञात तत्व था उन सभी को धातु और अधातु के समूह में बांटा। लेकिन कुछ तत्व ऐसा भी है जिसमें धातु का गुण है और अधातु दोनों का गुण है, तो ऐसे तत्वों को धातु और अधातु के समूह में वर्गीकृत नहीं किया जा सका। इसलिए ये अपर्याप्त हो गया और इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, इसको छोड़ दिया गया। लेकिन उन्होंने प्रयास किया और धातु और धातु उनके गुणों का वर्णन जो आज हम लोग पढ़ते हैं वो इन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया था। उसके बाद डो ब्रेनर आए जिन्होंने अपने नियम के आधार पर उसका वर्गीकरण किया, जिसको डो ब्रेनर्स क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, या डो ब्रेनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स अर्थात डो ब्रेनर के ट्राइड के नियम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया,
तत्वों के परमाणु भार को आधार माना और इन्होंने कहा कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में अगर 3 तत्वों के समूह में अर्थात ट्रायड में सजाया जाए तो बीच वाले तत्वों का जो परमाणु भार होगा उस शेष 2 तत्वों के परमाणु भारों के औसत के लगभग बराबर होगा। इसे ट्रायड का नियम कहा जाता है। तो ये तो इन्होंने सजाया 3 तत्वों के समूह में, लेकिन ये नियम पहले 20 तत्वों में ही लागू हो पाया, इसके बाद ये लागू नहीं हो पाया, इसलिए इसको भी छोड़ दिया गया। इसे हम लोग फिर से समझ ले। डोब्रेनर ने तत्वों के परमाणु भार को आधार माना उसके वर्गीकरण का और कुछ तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में 3 तत्वों के समूह अर्थात ट्रायड में सजाया। 3 तत्वों के समूह को ट्रायड कहा जाता है और उन्होंने एक नियम दिया कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में अर्थात 3 तत्वों के समूह ट्रायड में सजाया जाए तो बीच वाले तत्वों का जो परमाणु भार होगा वो शेष 2 तत्वों के परमाणु भारों के औसत के लगभग बराबर होगा, जिसे डोब्रेनर के ट्रायड का नियम कहा जाता है। और ये ट्रायड का नियम भी 20 एलिमेंट तक लागू हो पाया, अर्थात कुछ हल्के तत्वों में ही लागू हो पाया। ये अधिक भारी जो तत्व है, जो अधिक एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास वाला जो एलिमेंट है, उसे ट्रायड में वर्गीकृत नहीं किया जा सका। 3 एलिमेंट के तत्वों के समूह में नहीं सजाया जा सका, इसलिए इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। और इन्होंने जो दिया था एटॉमिक मास जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, उसी को आधार मानते हुए आएगा क्लासिफिकेशन फिर संभव हो पाया। फिर इनके बाद आए आपको न्यूलैंड साहब ने, जो 1864 में अपना ऑक्टेव का नियम दिए थे और ये डोब्रेनर ने 1817 में अपना ये नियम दिया था, इतने लंबे समय अंतराल के बाद। अब न्यूलैंड ने क्या किया कि उसी एटॉमिक मास को आधार मानते हुए तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में 8 तत्वों के समूह में सजाया, जिसे ऑक्टेव्स के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने एक नियम दिया कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में 8 तत्वों के समूह में अगर सजाया जाए तो पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से म्यूजिक के नोट्स में पहले 8वें के बराबर आ जाता है, जैसे सा रे गा मा प ध नि सा, फिर 8वां जो लेटर आ जाता है वो पहले के बराबर हो जाता है। तो इन्होंने ये किया तो ये भी कुछ ही एलिमेंट में लागू हो पाया और सभी तत्वों को ऑक्टेव्स में नहीं सजाया जा सका, इसलिए इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। तो अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अर्थात तत्वों के वर्गीकरण के शुरू में जो प्रयास किए गए उसके अंतर्गत ये 3 हैं। इसके बाद अब ये फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन आ जाता है। तब हम लोग पुनः एक एक करके यहाँ जान लेते हैं कि लेवॉइजर ने आखिर क्या कहा था। लेवॉइजर ने सारे तत्वों को मेटल और नॉन मेटल के समूह में सजाया, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसका गुण मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह होता है, जिसे इन्होंने धातु और अधातु के समूह में नहीं सजा सके। ऐसे तत्वों को आज उपधातु के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया था। तो इस तरह से एक एक करके हम लोग यहाँ 2-2 लाइन करके यहाँ लिखते हैं, चूँकि ये नियम जानना भी ज़रूरी है और उसी को लिखना भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये पहला क्या कहता है, classified the elements on the basis of certain physical property in the group of metals and non-metals। अर्थात लेवॉइजर ने
तत्वों को कुछ भौतिक गुणों के आधार पर, निश्चित भौतिक गुणों के आधार पर, जैसे लक्चर है, मैलेबिलिटी है, सोनरस है, इसके आधार पर सभी तत्वों को दो समूह में बांटा, मेटल और नॉन मेटल के समूह में बांटा। But some of the elements which possess both the properties of metals and non-metals have not been grouped in the group of metals and non-metals. लेवाइजर क्लासिफिकेशन कहता है कि लेवाइजर क्लासिफाइड द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी इन द ग्रुप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अर्थात लेवाइजर ने तत्वों को कुछ विशिष्ट भौतिक गुणों के आधार पर धातु और धातु के समूह में बांटा। फिर कहता है बट सम ऑफ द एलिमेंट्स विच पोजेस बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिसका गुण धातु और धातु दोनों की तरह होता है, हैव नॉट बीन ग्रुप्ड इन द ग्रुप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसे धातु और धातु के समूह में वर्गीकृत नहीं किया जा सका, इसलिए इस नियम को इनएडिक्वेट अर्थात अयोग्य करार दिया गया और इसे छोड़ दिया गया। चूँकि ये अर्ली अटेम्प्ट में इसलिए आता है कि उन्होंने कुछ प्रयास किया और आज जो हम मेटल और नॉन मेटल का जो गुण पढ़ते हैं इसकी शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था, यानी लेवाइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहा लेवाइजर का क्लासिफिकेशन। इसके बाद आए डोबरेनर। जर्मन केमिस्ट जोहान डोबरेनर जो 1817 में इन्होंने एक ट्रायड का नियम दिया था, और उस नियम को हम जानते हैं कि लॉ ऑफ ट्रायड क्या कहता है। दूसरा है डोबरेनर्स क्लासिफिकेशन। डोबरेनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। डोबरेनर ने तत्वों के परमाणु भार को आधार मानते हुए उन्होंने तत्वों को तीन तत्वों के समूह में सजाया ट्रायड में, और एक नियम दिया जिसे डोबरेनर के ट्रायड का नियम कहा जाता है। इसके अनुसार ये कहा गया कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज इन द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रायड, देन the atomic mass of the middle element is approximately equal to the arithmetic mean of atomic masses of rest of the two elements। अर्थात अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में तीन तत्वों के समूह में अर्थात ट्रायड में सजाया जाए तो बीच वाले तत्वों का जो परमाणु भार होगा वो शेष दो तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर होगा, उसके समानांतर माध्य के लगभग बराबर होगा। इसे ट्रायड का नियम कहा जाता है। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि डोबरेनर classified some of the elements in the group of three elements called triads।
and proposed a law according to this law when elements are arranged in the order of their increasing atomic masses in the group of 3 elements called triads, then the atomic mass of middle element is approximately equal to the arithmetic mean of atomic masses of rest of the 2 elements. This is called the law of triads. अर्थात डोबरेनर ने कुछ तत्वों को 3 तत्वों के समूह में सजाया और एक नियम दिया जिसे डोबरेनर के ट्रायड के नियम के नाम से जाना जाता है। अर्थात अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि इस नियम के अनुसार व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज इन द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रायड्स, then the atomic mass of the middle element is approximately equal to the arithmetic mean of the atomic masses of rest of the 2 elements. This is called the law of triads. अर्थात अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में 3 तत्वों के समूह अर्थात ट्रायड में सजाया जाए तो बीच वाले तत्वों का जो परमाणु भार होगा वो शेष 2 तत्वों के परमाणु भारों के समानांतर माध्य के लगभग बराबर होगा। ये ट्रायड का नियम कहा जाता है। इन्होंने ठीक इसी प्रकार से बताया कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज इन द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रायड, then the atomic mass of the mid element is approximately equal to the arithmetic mean of atomic masses of rest of the 2 elements. अर्थात अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में 3 तत्वों के समूह अर्थात ट्रायड में सजाया जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भारों के औसत के लगभग बराबर होगा। इसे ट्रायड का नियम कहा जाता है। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आखिर ट्रायड में ऐसा कौन सा चीज़ रखा गया, कितने एलिमेंट को रखा गया। चूँकि ट्रायड का मतलब होता है 3 एलिमेंट का समूह, तो यहाँ हम एक ट्रायड का एग्जाम्पल लेते हैं। एक ट्रायड में आपको लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 यूनिट है, इसका 23 यूनिट है और इसका 39 यूनिट है। ये ट्रायड का 3 एलिमेंट हुआ जिसका प्रॉपर्टी सेम होता है। अब यहाँ कहता है एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ लिथियम एंड सोडियम, अर्थात लिथियम और सोडियम के एटॉमिक मास का एवरेज
तो यहाँ इसका एटॉमिक मास 7 यूनिट है, इसका है 39 यूनिट। दो तत्वों का हमें वही निकाल रहे हैं, तो यहाँ 2 से भाग देंगे दोनों को जोड़कर। तो यहाँ ये आ रहा है 23, जो किसके बराबर है, यहाँ सोडियम के बराबर है। तो नियम कहता है कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में 3 तत्वों के समूह सजाया जाए, जैसे यहाँ 3 तत्व हो गया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में है, ये 7 है, तो ये 23 है, तो ये 39 है। तो सजा दिया गया। अब ये कहता है कि जो बीच वाले तत्वों का जो परमाणु भार होगा वो शेष 2 तत्वों के परमाणु भारों के औसत के लगभग बराबर होगा। तो यहाँ हम इसके और इसके परमाणु भारों का यहाँ जब औसत निकाले हैं, तो 2 एलिमेंट का हम औसत निकाले हैं, तो दोनों के मास को जोड़कर हम 2 से भाग देंगे, और 3 का निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे। तो यहाँ 2 ही का निकाला जाएगा, चूँकि ये ट्रायड में 3 एलिमेंट ही है। तो यहाँ 23 आता है, जो बीच वाले के बराबर है। इस तरह से जितने भी ट्रायड का निर्माण किया गया उस सभी में इसी तरह की बातें सामने आई। तो ये तत्व प्रथम 20 तत्वों में ही लागू हो पाया, अर्थात ये ट्रायड का जो नियम है ये प्रथम 20 तत्वों में ही लागू हो पाया और शेष तत्वों में ये लागू नहीं हो पाया। इसे अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन शुरुआत इन्होंने की थी, एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट दिया था वो डे ब्रोनर ने ही दिया था, और उसी को आधार मानते हुए आय की प्रक्रिया शुरू हुआ, और उसके अनुसार मेंडलीफ साहब ने तत्वों का वर्गीकरण उसके परमाणु भारों के आधार पर किया, जो सबसे सक्सेसफुल प्रयास था। चूँकि इन्होंने एक रास्ता दिखाया, इसलिए इनके योगदान को भूलते नहीं हैं और इसका अध्ययन करते हैं अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के संबंध में। अब उसके बाद जब ये असफल रहे तो न्यूलैंड साहब आए, उन्होंने भी एटॉमिक मास को आधार मानते हुए तत्वों को 8 तत्वों के समूह में सजाया, जिसे ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने एक नियम दिया कि if elements are arranged in the order of their increasing atomic masses in the group of 8 elements called octaves, then the properties of the first elements are the repetition of the 8th element. This is called the law of octaves. अर्थात अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में 8 तत्वों के समूह अर्थात ऑक्टेव्स में सजाया जाए, तो पहले तत्व का जो गुण होगा वो 8वें तत्व के गुण के बराबर होगा। ठीक म्यूजिक के नोट में पहला वो अंतिम 8 के बराबर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया। तो ये ऑक्टेव का नियम भी सभी एलिमेंट में लागू नहीं हो पाया, कुछ हल्के तत्वों में तो लागू हो पाया, लेकिन भारी तत्वों में लागू नहीं हो पाया। अर्थात ये भी प्रथम 20 तत्वों में ही लागू हो पाया, इसलिए इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। तो इन्होंने ऑक्टेव के बारे में बताया, जिससे मान लीजिए अगर लिथियम है तो इसके 8वां एलिमेंट जो है वो सोडियम आ जाता है, फिर सोडियम से स्टार्ट करते हुए जो 8वां एलिमेंट आ जाता है वो पोटेशियम आ जाता है, और ये तीनों का गुण समान होता है। तो 8 के अंतराल पर तत्वों का वो गुण समान पाया जाता है। तो ये केवल प्रथम 20 तत्वों में ही लागू हो पाया था। अब इसके बाद आधुनिक वर्गीकरण का सिलसिला चालू हुआ, जिसमें मेंडलीफ का अवस्था नहीं आता है। फिर उसके बाद हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अर्थात मोसले के पीरियोडिक टेबल के बारे में चलेंगे, तो वो हम लोग अगले क्लास में अर्थात अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।